हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस मैगजीन की तारीफ़ें करना बस टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये मैगजीन इतना इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स है देखिए। 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक। तो जो अभी एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो फरवरी वगैरह में है या जनवरी के लास्ट में, उसके लिए तो इसके अलावे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब एक मैगजीन तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसके सप्लीमेंट करने के लिए कोई एक और मैगजीन कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो इसमें जो नहीं दिया है बस वो करने के लिए। और इसमें हम देखो, पेज तो होता है 200 प्लस पेज होता है, लेकिन हमको पूरा नहीं करना होता है। ठीक है, कैसे कैसे हमको छांटना होता है। जैसे पहले हम टॉपिक देखो, पहला इसमें होता है फोकस वाला पॉइंट, सूक्ष्म दृष्टि। लेकिन हमें ये नहीं करना है, पहले ये नहीं करना है, क्योंकि ये में एकदम बिंदुवार इसमें पूरा एक एक फैक्ट याद करने वाला होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, और एक वीडियो में ही हम राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कवर करने वाले हैं। और मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या याद रखना होता है, जो पॉइंट है ना, क्या क्या याद रखना है। सारा हमें नहीं याद करना है, क्या कौन सा पॉइंट हमें याद करना है वो बताएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको एक एक पेज में दिया होगा, लेकिन पूरा हमको नहीं पढ़ना होता है। जो याद करना होता है बस उतना बताएंगे। ठीक है, तो आज हम देखो 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी। ये 3 टॉपिक है ना, और इसके अलावा ये वैज्ञानिक वाला मान लो। ये 4 टॉपिक ना 60% क्वेश्चन को यही टैकल करता है। अगर किसी भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 6 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो पहले हम ये टॉपिक कर लेते हैं। और ये तो आरओ एआरओ का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए तो मस्ट है, ये करके आपको जाना ही होगा, जाना ही होगा। ठीक है, और यूपी पीसीएस का एग्जाम जो 17 मार्च को है, उसके लिए तो ये आपको करना ही होगा। बट उसके लिए आप 2 महीने का और कर लो, जनवरी और फरवरी का अलग से कर लेंगे। उसके बाद वो मैगजीन आएगा, फिर से मैगजीन आएगा, तो मैगजीन से जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे ना वो कर लेंगे हम लोग। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स पूरा कवर करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ये जो भी हाईलाइट किया है बस वही याद करना है। बस इसमें ये याद करना है कि इसमें किन किन चीज़ों का, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में किन किन जगहों को लिया जाता है। सबसे पहले शहर लिया जाता है, उसके बाद छावनी लिया जाता है यानी कैंटोनमेंट बोर्ड, पहला सिटी, दूसरा कैंटोनमेंट बोर्ड और तीसरा गंगानगर। ये तीनों का अलग अलग से होता है। ये 8वां संस्करण है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। अभी तक हमने क्या क्या याद रखा, शहर को लेता है, छावनी बोर्ड को लेता है और गंगा टाउन को लेते हैं। 8वां है, भारत का 8वां है, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा हो गया। अगर याद कर ले, पहले 7 साल में टॉप पे कौन रहा था, इंदौर। लेकिन इस बार टॉप पे इंदौर तो है ही, साथ में साथ पहले जगह पे कौन आ गया, दोनों पहले रैंक पे इंदौर और सूरत दोनों आ गया। उसके बाद अगर ये है 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के श्रेणी में, 1 लाख से कम पॉपुलेशन के श्रेणी में 7 बार आता है महाराष्ट्र का, 7 बार आता है महाराष्ट्र का। उसके बाद बात करें शीर्ष 5 राज्य में पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, यूपी आता है 9वां, बिहार आता है 15वां राज्य की कैटेगरी में। अगर शीर्ष 5 गंगानगर की बात करें तो टॉप आता है वाराणसी, फिर प्रयागराज। और छावनी की बात करें, स्वच्छ छावनी में महू छावनी आता है, मध्य प्रदेश का महू छावनी। और अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप पे कौन था, इंदौर और सूरत। यूपी का बस एक शहर ऊपर है, टॉप 20 में आता है, वो भी नोएडा 14वें स्थान पे आता है। गाजियाबाद को 38वां स्थान प्राप्त है। और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर में किसको घोषित किया गया है, चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। उसके बाद नोएडा को 5 स्टार शहर के तौर पे घोषित किया गया है। उसके बाद एक गीत भी लॉन्च किया गया, गीत के शीर्षक क्या है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, और इसके गायक है कैलाश खेर। तो यही बस पॉइंट याद करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहर, छावनी, नगर 7वीं बार टॉप किया था, 8वीं बार सूरत और इंदौर दोनों 1 लाख से ज़्यादा में, 1 लाख से कम में 7 बार महाराष्ट्र का। और 5 राज्य में महाराष्ट्र आता है टॉप पे, यूपी मध्य प्रदेश सेकंड पे, यूपी 9th, बिहार 15वां, और टॉप 5 गंगासर में वाराणसी, प्रयागराज, महू छावनी टॉप पे आती है। उसके अलावा नोएडा को जो टॉप 20 में बस एक नोएडा का, एक यूपी का था जो कि नोएडा है। नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में दर्जा दिया गया है।
उसके अलावा गाजियाबाद को 38वां है, चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, और नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, और गायक है कैलाश खेर। अगला है पीएम जनमन। क्या है? पीएम जनमन। यहाँ पे सबसे पहले पीएम जनमन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसी का है पीएम जनमन। ये शुरू कहाँ से किया? इंपॉर्टेंट है, झारखंड के खूंटी जिले में, झारखंड के खूंटी जिले से शुरू हुआ। किस दिन शुरू हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जनजातीय गौरव दिवस। और मेन विकास यहाँ पे किसका करना है? जो 75 पीवीटीजी है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप में भी जो पर्टिकुलरली जो वनरेबल है, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनका विशेष रूप से मदद करना है, सरकारी लाभ उनके पास पहुंचाना है। और एक चीज और याद रख लो ना यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे मंत्रालय साथ में मिलती है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री कौन है? कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है जो जनजातीय ट्राइबल मिनिस्ट्री है ना, वो है ट्राइबल। कौन सी मिनिस्ट्री? ट्राइबल मिनिस्ट्री। बस ये पॉइंट याद रखना है, और इसके अलावा कोई पॉइंट याद नहीं रखना है। सिंपल सभी जो देखो टोटल कितने जिलों में, कितने राज्य में पीवीटी आपको मिलता है? 18 राज्य और एक यूटी है, अंडमान और निकोबार। यहाँ पे आपको जो 75 पीवीटीजी है ना, उनमें से कोई मिलेगा। ठीक है, सिंपल है। सारे सरकारी परियोजना यहाँ पे इनके पास पहुंचाना है, जो भी जरूरत होती है वो पहुंचाना है इनके पास। बेसिक जरूरत सारा पहुंचना चाहिए, चाहे हेल्थ हो, आवास हो, कुछ भी। लेकिन याद करने वाला जो पॉइंट था मैंने बता दिया। एक और मिशन देखो, 2023-24 में एक मिशन लाया गया था बजट में, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। याद रखना, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। इसके अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की राशि लगाई गई थी 3 वर्षों के लिए। अभी का ये है ना प्रधानमंत्री, क्या है अब याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लेते। प्रधानमंत्री जनमन कहाँ से शुरू हुआ? 15 नवंबर 2023 से खूंटी जिला जो झारखंड का है वहां से शुरू हुआ। पीएम मोदी जी ने अनावरण किया। और उसके अलावा यहाँ पे जो 75 पीवीटीजी ग्रुप है, 75 पीवीटीजी ग्रुप कहाँ है? भारत के 18 राज्य और एक अंडमान और निकोबार में है। उनका मदद करना है, जो भी बेसिक जरूरत, सरकारी लाभ उनके पास पहुंचना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री है? कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। पैसा वैसा याद नहीं रखना है। उससे पहले बस एक मिशन आया था पीवीटीजी विकास मिशन, ये याद रखना। ये 3 वर्षों के लिए आया था, जो भी जरूरत है वो पूरा करेंगे। फुल फॉर्म याद रख लो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला स्कीम है नमो ड्रोन दीदी योजना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्टोरी के तरह समझो। सबसे पहले भारत में एग्रीकल्चर होती है, ठीक ठाक होती है, अच्छा होता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए। तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब उत्पाद भी करता है, मतलब प्रोडक्शन भी सेकंड नंबर पे है, इंपोर्टर भी है सेकंड नंबर पे। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने पे बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लग जाता ना। तो इसलिए हमने, सरकार ने क्या किया है, वैकल्पिक कुछ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की खोज की जो स्वदेशी बनाया जा सके। उसमें एक आता है लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर, यानी तरल नैनो उर्वरक, यानी 2 है, एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ये तरल है तो छिड़काव करने के लिए ड्रोन बहुत अच्छा साधन होगा। तो किसान ड्रोन का उद्भव हुआ। अब किसान ड्रोन चलाएगा कैसे? तो पीएम मोदी ने एक स्कीम को लॉन्च किया। उस स्कीम का नाम है, मतलब उद्घोषणा उन्होंने किया, नमो ड्रोन दीदी। क्या किया जाएगा? भारत में बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि वुमेन चलाती है। तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोला जाएगा कि आप क्या कीजिए, ड्रोन लीजिए। अब ड्रोन कैसे लेंगे? वो उनको ड्रोन सिखाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले 15,000 महिला को चुना जाएगा, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चुना जाएगा। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे ही ड्रोन दिया जाएगा। ध्यान देना, टोटल इसका कॉस्ट आता है ना, ड्रोन और बाकी उपकरण का कॉस्ट लगेगा लगभग 10 लाख। तो इसमें से 2 लाख तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को खुद देना है, 8 लाख सरकारी मदद मिल जाएगी। और जब ऐसे मदद मिलेगी तो ड्रोन, अब इसमें से एक वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी वुमेन होती है, एक सदस्य को सिखाया जाएगा, उनको ड्रोन दीदी बोला जाएगा, उनको ड्रोन दीदी बोला जाएगा। और इससे वो अपना भाड़ा पे देगी। किसान जैसे आपको खेती करने के लिए ड्रोन की जरूरत है तो ये भाड़ा पे देगी, जाएगी, चलाएगी और आपका जो भाड़ा होगा लेगी। और ये अपना बिजनेस, ये एक टाइप का बिजनेस है, क्योंकि सरकार का है कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है
इसलिए वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है। अब खेती के फील्ड में हमें लगता था कि खेती के फील्ड में वुमेन सिर्फ मैनुअल लेवल का काम करती है, लेकिन अब देख रहे हो नया काम उनको मिलेगा। अपना ड्रोन लाएगी, भाड़ा लेगी, चली जाएगी, हो गया, ठीक है ना। तो और अब देखो टोटल 15,000 ड्रोन में से ना 500 ड्रोन तो उर्वरक कंपनी उपलब्ध कराएगी, बाकी का 14,500 अगले 2 साल में सरकार कराएगी। बस 2 लाख देना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और बाकी जो 8 लाख है ये गवर्नमेंट देगी, ठीक है। जिनको अब उसी ग्रुप में से एक को सिखाया जाएगा जिनको ड्रोन दीदी बोला जाएगा। ये 77वें जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था ना, अपने संबोधन में उन्होंने बात की थी, पीएम मोदी जी। अगला है देखो 5 राज्य में चुनाव हुआ है, कौन कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। कौन कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग कराती है अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। और देखो चुनाव से रिलेटेड बहुत कुछ हमको याद नहीं रखना है। छत्तीसगढ़ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टोटल 90 सीट है, वहाँ पे 90 सीट है, उसमें से 10 सीट एससी को रिजर्व है और 29 सीट एसटी को रिजर्व है। ये याद रखें क्योंकि एसटी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। जीते कौन है? बीजेपी जीते हैं। पहले कौन जीते थे? कांग्रेस। कांग्रेस को हरा के बीजेपी जीता है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, चुनाई चिराई शुभंकर घोषित किया गया था। उसके बाद सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, और ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। ध्यान देना, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कुनकुरी विधानसभा के ये विधायक है, कुनकुरी। और अरुण साव और विजय शर्मा ये उप मुख्यमंत्री बने। और रमन सिंह पहले एक्चुअली मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मतलब कभी बीजेपी समय में, अभी विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यानी स्पीकर, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं इसके अलावा, देखो आप लोग घटना चक्र कर रहे हो ना, और घटना चक्र नहीं कर रहे हो तो मेरे साथ करना। हम उसको क्वेश्चन स्किप करके, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि उसमें, और सारा जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे बेकार होते हैं, तो उन सबको छाट के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी 45% वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट है। पहले देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ज्वाइन करके देख लेना, चला लेना, उसके बाद वो पेड है तो उसके बाद ही पे करना है, बट पहले देख लेना आराम से। आप सिंपल मैसेज करना, देखो मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में नंबर होगा, उस पर आप मैसेज करना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप करना। उसके बाद पहले देख लेना, आराम से ज्वाइन कर लेना। आपको मन होगा तो लेना, नहीं मन होगा नहीं लेना, ठीक है। पहले आप देख लेना, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो घटनाचक्र पूरा तो, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस करते एमपी में टोटल 200 सीट है। उसके बाद यहाँ पे एससी के लिए 35 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। और उसके बाद यहाँ पे बस देखिए मोहन राय को बनाया गया है मुख्यमंत्री। ये उज्जैन दक्षिण से विधानसभा के मेंबर चुने गए हैं। जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री, और नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बने हैं। बीजेपी 163 सीट जीती है। अगला है देखो मिजोरम में टोटल 40 सीट है ना, उसमें से 39 सीट तो एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। एक ही चरण में हुआ, ये भी नहीं याद रखना है। अब जो पार्टी जीती उसका क्या नाम है? जोरम पीपल्स पार्टी। क्या नाम है? जोरम पीपल्स पार्टी। ये पहली बार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था, पहली बार। इससे पहले 2019 में एक क्षेत्रीय दल के रूप में भाग लिया था। और याद रखना पहली बार 1972 में मिजोरम विधानसभा का गठन हुआ, 1972 में गठन हुआ, ये भी याद रखना है आपको। पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक से ज्यादा महिलाएं चुन के आई है। और एक और चीज, लालरिनपुई जो मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, और राज्य के इतिहास में मंत्री पद करने वाली बस तीसरी। देखो मंत्री इससे पहले 2 वुमेन और बनी थी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ये पहली बार बने हैं लालरिनपुई। और एक और चीज, पिछले 40, क्योंकि 1972 से 40 साल हो गया, 40 वर्ष में पहला अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी और पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बने। समझ में आया? कौन मुख्यमंत्री बने हैं? लाल दुहोमा एक्चुअली पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है ना। और ये शेरछिप जगह से चुन के आए हैं। और ये एक्चुअली जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा की तैनात में भी रह चुके हैं, और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुन के आए थे, ठीक है। बाद में 1988 में दल विरोधी कानून के तहत ये अयोग्य घोषित होने के कारण ये पहले लोग, उससे पहले क्या थे? लोकसभा सांसद थे।
ठीक है ना। तो मिजोरम से हमको ये याद रखें, इनके बारे में याद रख सकते हैं, लाल दुहोमा, लाल दुहोमा, ठीक है ना। और एक वुमेन के बारे में पूछा जा सकता है, लालरिन पुई, ये कौन है ये भी पूछा जा सकता है, लाल दुहोमा भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी की जीत हुई है। यहाँ पे देख लो तो टोटल 200 सीट था, बीजेपी कितना 115 सीट जीता है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहली बार, ध्यान देना, ये एक्चुअली विधायक भी पहली बार बने हैं। सांगानेर से ये विधायक बने हैं, सांगानेर से। और एक्चुअली देखो 199 जगह चुनाव पहले ही सब बार में हो गया, बट श्री गंगानगर का एक विधानसभा क्षेत्र है करणपुर, यहाँ पे क्योंकि जो कांग्रेस के मेंबर थे ना उनका डेथ हो गया, इसलिए वहाँ पे चुनाव रद्द कर दिया गया था। बाद में इन्हीं के कुछ रिलेटिव, मुझे लगता है रुपिंदर सिंह कुनर, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इनकी जीत हुई। और भजन लाल शर्मा बने सीएम। और उसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वासुदेव देवनानी ये क्या बने हैं, स्पीकर। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में टोटल 119 सीट है, कांग्रेस जीती। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कांग्रेस जीती है। जो पहली बार जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, भारत राष्ट्र समिति पार्टी को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती, इतना याद रख सकते हैं। और कौन से बने हैं प्रधानमंत्री, अनुमूला रेवंत रेड्डी, अनुमूला रेवंत रेड्डी, ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री है। उसके बाद है ये कोंडगल विधानसभा से चुने गए हैं। और मल्लू भट्टी विक्रमार्क ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर्स क्या है, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। सबसे पहले ये 370 जो था 1949 में आया था, ये एक अस्थायी प्रावधान था, ये हमेशा के लिए नहीं था, इसको हटना ही था, ठीक है ना। और जो 35A एक्चुअली अनुच्छेद 370 का ही उपज था, ये 1954 में आया था, ठीक है ना, राष्ट्रपति के आदेश पे आया था, ये याद रखिए। 35A राष्ट्रपति के आदेश पे आया था। अब भारतीय सरकार ने, भारतीय संसद ने क्या किया, अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन मिला था ना 370 और 35A के तहत, उसको समाप्त कर दिया गया। और 31 अक्टूबर ये बर्थ एनिवर्सरी है पटेल साहब की, उस दिन 2 भागों में बांट दिया जम्मू एंड कश्मीर को, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे लद्दाख, इसको 2 पृथक यूटी में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, ठीक है। तो अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग थे इससे रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो वैध है, उसको कोई ठहराए। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आया 5-0 से, और इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, DY चंद्रचूड़, याद रखना DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये संवैधानिक एकीकरण के लिए किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, और बट न्यायालय ने एक और चीज बोला, केंद्र सरकार को बोला कि आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दीजिए और 2024 तक विधानसभा का चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। तो ये 2 पॉइंट याद रख सकते हो। अब यहाँ पे 3 चीज और किया गया है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, एक ये विधेयक लाया गया। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2 विधेयक लाया गया है, एक है बिल लाया गया है, ये एक्ट नहीं बना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, आरक्षण विधेयक है। आरक्षण देने की बात की है कि नौकरी और व्यवसाय में आरक्षण। और यहाँ पे जो पहले एक वर्ड था ना 2004 के अधिनियम में, कमजोर और वंचित वर्ग, उसके जगह पे अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ड किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, पूछ लेगा। क्या पूछेगा पहले देखो, पुनर्गठन विधेयक मतलब जो मेंबर होंगे विधानसभा में वो कहाँ से होंगे, उस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले जितने भी कश्मीरी प्रवासी है, जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो कहीं और रहते हैं, जो माइग्रेंट है, उनमें से 2 सदस्य को विधानसभा में आना ही होगा। दो सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा जैसे भी करके। उन 2 सदस्यों में एक क्या होगी, महिला होगी, ठीक है। 2 सदस्य कहाँ के होंगे, कश्मीर प्रवासी होंगे, कश्मीर प्रवासी। अधिकतम 2 सदस्य होंगे और ये नॉमिनेट किया जा सकता है, और उसमें से एक वुमेन होगी। उसके अलावा उपराज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, एक पीओके से जो लोग विस्थापित हुए ना, पीओके में पहले थे, पहले अब विस्थापित हुए, उनमें से एक सदस्य को चुनना है, ठीक है, उपराज्यपाल को, ठीक है।
उसके अलावा टोटल पहले जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में कितना सीट था 107, अब कितना कर दिया है 114 कर दिया है। 114 में से देखो 43 सीट है जम्मू में, 47 सीट है कश्मीर में और 24 सीट किसके लिए है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ठीक है, पहले देखो पहले 83 था, अब 90 कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर, और 24 किसके लिए POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब जो द्वितीय संशोधन विधेयक है, द्वितीय संशोधन, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे देखो 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व की बात की गई है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति को तो पॉपुलेशन के आधार पे होता ही है, और जनगणना का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जनगणना के बाद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला क्या है, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत ये भी मोदी जी ने क्या किया गया, मोदी जी ने लॉन्च किया। ये एक मंच है, क्या है, सबसे पहले समझो, क्योंकि 1975वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ के बीच हम लोग अमृत काल मना रहे हैं। हमारा अमृत काल कब कंप्लीट होगा 2047 तक। तो इसके लिए हमारे युवा को काम करना होगा, तो युवा के लिए एक मंच लाने की बात की है। उस मंच का नाम है ऑटोनमस बॉडी, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत सारे यूथ, चाहे वो गांव के हो, अर्बन के हो, रूरबन के हो, सबको इकट्ठा करना एक मंच है। ठीक है, और ये एक मंच के साथ एक ऑटोनमस बॉडी है, ये एक अकेला बॉडी है, इस पे किसी का जोर नहीं चलेगा, मतलब कोई कंट्रोल इसको नहीं करेगा। ये किस मंत्रालय के अंदर आते हैं, यूथ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। यूथ है जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना, उसके अंदर आती है। इसको एक संस्थागत का दर्जा दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का। जो भी जरूरत होगी ना यूथ के रिलेटेड सबको इकट्ठा मिलेगा। ये एक एक्चुअली एक फिजिकल है, फिजिकल के मतलब समझ सकते हो, फिजिकल और डिजिटल दोनों मंच है। ठीक है, और युवा का डेफिनेशन कितना है 15 से 29 के बीच है। लेकिन इसमें एडोलसेंट वाला भी एंगल होगा, जो एडोलसेंट 10 से 19 साल वाले होते हैं ना, उनके लिए भी इसमें कंपोनेंट होगा, याद रखना आप लोगों को। अब एक चीज, अब इसमें क्या किया गया, इस मंच के बाद युवा एक रेसिपिएंट नहीं है कि युवा को ये दो दो ये दो दो ये वो, नहीं, युवा अपना काम खुद कर रहे हैं, युवा मदद कर रहे हैं, युवा एक्टिव ड्राइवर है डेवलपमेंट के, एक्टिव ड्राइवर। युवा का बात होना चाहिए, युवा की बात चलनी चाहिए, तो ये एक ड्राइवर है, न कि रेसिपिएंट है कि निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं कि युवा को ये दो दो युवा को दो, नहीं, युवा मदद करेंगे, युवा हेल्प करेंगे। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो कंप्लीट हो गया है, वो 75 साल पूरे हो गए हैं। तो इस बीच इस एक साल में कई सारे नए दिवस मनाने शुरू हो गए, वो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 15 नवंबर को क्या मनाने जाना लगा है, जनजातीय गौरव दिवस यानी ट्राइबल प्राइड्स डे। उसके बाद 26 दिसंबर को क्या मनाने जाना लगा है, वीर बाल दिवस। किनके शहादत की याद में, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में। उसके अलावा 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाने लगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, दिन दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। उसके बाद नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। उसके अवसर पे एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश की अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह में भाग लिया। ठीक है ना, मोदी जी, याद रखना। उसके बाद जब अमृत महोत्सव हुआ था ना, शुरू किस दिन से हुआ था, 12 मार्च 2021 से हुआ था, 12 मार्च। अब अमृत महोत्सव में कुछ राज्य जो काम अच्छा किए हैं उसमें सबसे टॉप पे है जम्मू कश्मीर, सेकंड है गुजरात, थर्ड है हरियाणा राजस्थान। कुछ मिनिस्ट्री जो टॉप की है वो है विदेश मंत्री, सेकेंड स्थान पे आता है जो रक्षा मंत्री, और उसके बाद थर्ड नंबर पे रेलवे और एजुकेशन। और एक और चीज, कर्तव्य पाथ जो है ना, कर्तव्य पाथ पे क्या बना है, अमृत महोत्सव का स्मारक बना है। कर्तव्य पाथ पे है अमृत महोत्सव का स्मारक। और मेरा माटी मेरा देश एक अभियान है जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और ये कौन कौन से मिनिस्ट्री किए गए, एक युवा मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है, और संस्कृति कल्चरल मतलब यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, और दूसरा कल्चरल मिनिस्ट्री है। उसके अलावा इस अभियान का टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दिया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ठीक है, अगला क्या है, नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन है भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, रैपिड रेल सेवा है। देखो
इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारे जो दिल्ली के आसपास वाले इलाके हैं ना, आसपास वाले शहर है, उसको रैपिड ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। रैपिड ट्रेन से, ये मेट्रो से अलग है, मेट्रो से फास्ट होता है, मेट्रो से स्टॉपेज इसका कम होता है, ठीक है। और ये बाकी ट्रेन से भी अलग है। बाकी ट्रेन में क्या होता है कि स्पेसिफिक रूट रोड मतलब स्पेसिफिक ट्रैक नहीं होता कि इसी ट्रेन का ट्रैक है, बट इनका जो ट्रैक है ना काफ़ी स्पेसिफिक है, ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहली बार यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे को प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। याद रखना, इसी को बोलते हैं नमो भारत ट्रेन है। नाम पहले ये था रैपिड एक्स यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, अब वो नमो भारत हो गया है, नमो भारत, ठीक है ना। और इसकी स्पीड वगैरह नहीं याद रखना है। ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि औसत क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये याद रखना, ये दुहाई डिपो है, साहिबाबाद का जो दुहाई डिपो है ना, वहीं से हरी झंडी दिखाया गया नमो भारत को। अगला है उत्तर प्रदेश अपना जलीय जीव किसको माना है, गैंगेटिक डॉल्फिन को। गैंगेटिक डॉल्फिन ऑलरेडी इंडिया का भी एक्वेटिक एनिमल है 2009 से। गैंगेटिक, इसको इसका जो साइंटिफिक नेम है ध्यान रख सकते हैं, प्लेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेनिस्टा गैंगेटिका, याद रखना। और कई सारे देखो, वैसे दुनिया में 4 डॉल्फिन प्रजाति पाई जाती है। देखो इसमें एक तो यांगसे रिवर में पाई जाती है, एक तो है वैजी डॉल्फिन, और एक वूलन डॉल्फिन है, और एक है बोटो। अलग अलग डॉल्फिन है, ठीक है। 2006 में चीन की नदी की डॉल्फिन विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसको टाइगर ऑफ द गंगा बोला जाता है, टाइगर ऑफ द गंगा। और ये कैसे, ये एक्चुअली ब्लाइंड होती है और एको लोकेशन के मदद से ये क्या करती है, अपने प्रे वगैरह को पकड़ती है। अल्ट्रासाउंड वेव ये जनरेट करती है, बात याद रखना। इंडिया का इसको क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में। उसके अलावा आसाम सरकार का भी ये एक्वेटिक एनिमल है, याद रखना। पंजाब का एक्वेटिक, पंजाब का कौन है, सिंधु, जो इंडस डॉल्फिन है ना, इंडस डॉल्फिन वो पंजाब का रिवर क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। और उत्तर प्रदेश का, अब मछली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य मछली कौन है, एक चितला मछली होता है, वो है चितला मछली, इंडियन फेदर बैक। और बिहार का कौन है, देसी मांगूर, जिसको इंडियन वॉकी कैटफिश बोलते हैं, देसी मांगूर। और IUCN के कैटेगरी में डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर है। वाइल्ड लाइफ वाले लिस्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स वाले लिस्ट में अपेंडिक्स 1, अब अपेंडिक्स 1 में है। अब गुजरात अपने राज्य मछली किसको चुना है, घोल मछली को, ये याद रखना, घोल मछली। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, घोल मछली। इसको गोल्ड फिश भी बोला जाता है। आर्थिक मूल्य इसका बहुत ज़्यादा, विशिष्टता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ याद रखें, बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है, याद रखना, बिहार में बनाया गया है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में, भागलपुर जिले में है। इतना हम याद कर लिए। उसके बाद 5 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे बनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे बनाया जाता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की, 15 अगस्त 2020 को, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। अब एक बारी घटना चक्र वाला आप ज्वाइन करना होगा तो बोल देना, ये मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में बना के जोड़ दूं। आप बताना, मैं सोच रहा था पहले मैं वीडियो बना के फिर जोड़ दूं। मैं एक वीडियो आप लोग को दे रहा हूं, फिर आप अपने हिसाब से बताना क्या ये सही रहेगा कि कई वीडियो एक साथ बना के एक साथ ऐड कर दो, या जो भी आप बोलोगे वो हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू।